हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का सेकंड शॉर्ट नोट डिस्कस करने वाले हैं। इस शॉर्ट नोट्स में मैं डिस्कस करने वाला हूँ फ्लूइड डायनेमिक्स, जो कि मेनली आपका मूविंग फ्लूइड के बारे में होता है और उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन के हेल्प से। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरुआत करते हैं। शुरुआत जो है स्ट्रीम लाइन से है। अब स्ट्रीम लाइन क्या होता है आपका, तो कोई भी फ्लूइड पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके फॉलो किए गए पाथ को हम लोग स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। इसके प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखना है, जबकि एग्जांपल है इसका कि टू स्ट्रीम्स लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आपका दो स्ट्रीम लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट पे आपका दो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पॉसिबल है, तो स्ट्रीम लाइन कभी इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपका स्ट्रीम लाइन क्लोजर है तो आपका ज़्यादा फ्लूइड का वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपका स्ट्रीम लाइन दूर में है तो आप लोग बोल सकते हैं कि वहाँ फ्लूइड का स्पीड कम है। तो इन सारे प्रॉपर्टीज़ को आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है आपका कंजर्वेशन ऑफ मास पे आपका बेस्ड है। इसमें होता क्या है कि हम लोग ये बोलते हैं कि इस पाइप से जितना मास इन होगा और इस पाइप से भी जितना मास इन होगा उतना ही मास इस पाइप से आउट होगा आपका। तो हम लोग बोले तो मास को आपका कन्वर्ट करने के बाद आप लोग जो भी याद रखते हैं थ्योरी आपका ये होता है कि A1V1 प्लस A2V2, जहाँ A है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप, जो आपका पाइप रहेगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, और आपका वेलोसिटी V है आपका वेलोसिटी ऑफ वाटर और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इनसाइड दैट पाइप। तो आपका A1V1 प्लस A2V2 इज इक्वल टू A3V3। ये आपका जो A इंटू V है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू द वेलोसिटी जो होता है आपका, वो वॉल्यूम फ्लो रेट देता है। मतलब इस पाइप से कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, इस पाइप से कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, इस पाइप से कितना वॉल्यूम। तो दोनों को हम लोग ऐड कर दें तो आपका पता चलेगा कि जो ये पाइप है उससे फाइनली कितना वॉल्यूम आउट होगा आपका। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जो फॉर्मूला है, मैंने आपको बोला कि ये जो बेस्ड है आपका कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है, उसको हम लोग उसके बाद हम लोग कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर। तो ये आपका जो फार्मूला है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए है। अगर आपका फ्लूइड कंप्रेसिबल हो जाएगा तो ये फार्मूला वैलिड नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल एयर्स की अगर हम लोग बात करें तो आप एयर्स का जो डेंसिटी होता है, जो प्रेशर के साथ वेरी करता है, तो याद रखिएगा कि ये जो फ्लूइड होना चाहिए, जो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये उस फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है जो कि इनकम्प्रेसिबल है। इन जनरल आपका लिक्विड्स के लिए हम लोग फार्मूला डायरेक्टली यहाँ यूज कर सकते हैं। चलिए, तो याद रखिएगा कि फाइनली आ गया कि दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये आपका वॉल्यूम फ्लो रेट इन इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो रेट आउट। ये आपका वॉल्यूम फ्लो रेट रिप्रेजेंट करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो क्लासिफिकेशन जो है आपका दो टाइप का होता है, स्ट्रीम लाइन फ्लो और उसको हम लोग एनुलर फ्लो के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका टर्बुलेंट फ्लो। अगर आपको इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो जब भी हम लोग टैप को खोलते हैं तो शुरुआत में जो वाटर स्मूथली, पानी जो स्मूथली निकलते रहता है, तो उसको हम लोग स्ट्रीम लाइन, मतलब जो पानी अगर स्मूथली आपका मूव कर रहा है तो उसको हम लोग स्ट्रीम लाइन फ्लो या एनुलर फ्लो, मतलब वो आराम से निकल रहा है, तो उसको हम लोग एक स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलते हैं। लेकिन अगर वही आप टैप को ज़्यादा खोलते हैं तो हाई स्पीड पे आपका टर्बुलेंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। उसमें वाटर जो है जिगजैग पाथ को फॉलो करता है, उसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। तो हायर स्पीड पे आपका टर्बुलेंट फ्लो होता है, लोअर स्पीड पे आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो या एनुलर फ्लो आपका होता है। पानी को स्मूथली निकलना है तो हम लोग उसको स्ट्रीम लाइन या एनुलर फ्लो बोलेंगे। आइए आगे आते हैं हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ दिस टॉपिक है आपका फ्लूइड डायनेमिक्स का। तो बर्नौलीज इक्वेशन, इसके लिए जो एजम्पशन लिए गए हैं वो आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। बर्नौलीज इक्वेशन आपका तभी वैलिड है जब आपका फ्लूइड आइडियल होना चाहिए। आइडियल फ्लूइड के लिए कंडीशन ये है कि आपका इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, यहाँ पर नॉन विस्कोस होना चाहिए ताकि फ्रिक्शन वगैरह काम नहीं करे, नॉन रोटेटिंग फ्लो होना चाहिए, मतलब जो फ्लूइड जो पाइप के इनसाइड जो फ्लो होगा उसको हायर स्पीड पे नहीं होना चाहिए, वो स्मूथली फ्लो करना चाहिए। तो नॉन रोटेटिंग फ्लो होना चाहिए। इसमें कोई जिगजैग पाथ, मतलब मैं बता दूं डायग्राम से कि ऐसे नहीं कुछ घूमते हुए पानी को नहीं जाना है। तो पानी अगर स्मूथली आपका फ्लो करेगा तो उसको हम लोग, उस केस में हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन को आसानी से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रीम लाइन या एनुलर फ्लो होना चाहिए। मतलब स्ट्रीम लाइन फिर से वही रिलेशन है आपका। अगर आपका स्ट्रीम लाइन नहीं होता है, मतलब अगर टर्बुलेंट फ्लो होगा, तो उस केस में हम लोग एनर्जी को लॉस कर देंगे। एनर्जी आपका जो है, वाटर अगर आपका हायर स्पीड पे फ्लो होता है तो उस केस में वो आवाज़ करता है। तो सोचिए कि आवाज़ कहाँ से आएगा, वो आवाज़ इसी वाटर का एनर्जी लूज होकर आएगा। तो किसी तरीके से आपको इस पूरे प्रोसेस में जो है एनर्जी लॉस ना हो, इसका ध्यान रखा गया है इन सारे पॉइंट्स के साथ। तो आपका ये चारों कंडीशन वैलिड होना चाहिए फॉर द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, इसको आपको ध्यान रखना है।
ओके चलिए, अब एक बात याद रखिए, ये है कि बर्नौलीज इक्वेशन जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है। आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो था कंजर्वेशन ऑफ मास पे था, बर्नौलीज इक्वेशन आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। इसको हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, फार्मूला आपका क्या है, तो फार्मूला है आपका कि इस पॉइंट पे अगर ग्राउंड से हाइट, हम लोग ग्राउंड किसी पॉइंट को रेफरेंस लेवल ले सकते हैं, तो इस पॉइंट पे अगर हाइट है h1, इस पॉइंट पे हाइट है h2 आपका, यहाँ पर फ्लूइड का जो स्पीड है v1 है और यहाँ पर अगर फ्लूइड का स्पीड आपका v2 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि P1 जो है यहाँ पर का प्रेशर है P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। या फाइनली हम लोग यही बोलते हैं कि किसी पॉइंट का प्रेशर प्लस रो जी H प्लस हाफ रो V स्क्वायर जो होता है कांस्टेंट होता है, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन को ऐसे भी याद रखते हैं, तो इससे आपको पता चला कि P1 प्लस रो जी H1 किसी एक पॉइंट 1 का ये क्वांटिटी और किसी एक पॉइंट 2 का क्वांटिटी कांस्टेंट होगा। ये जो टर्म होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से। यहाँ हम लोग एक्चुअली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट किया करते हैं। यहाँ जो है आपका इक्वलाइज जो किया गया है वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपका इक्वलाइज किया गया है कि किसी इस पॉइंट का एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और इस पॉइंट का एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, वो सेम होगा। तो हम लोग इसको हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, या डिटेल में हम लोग ऐसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो है उसको आपको ध्यान रखने हैं। तो चलिए हम लोग फार्मूला को फटाफट शुरू करते हैं। केस नंबर 1 है आपका, केस नंबर 1 कि कोई बड़ा सा आपको टैंक देगा और उस पे एक उसके बॉटम में कोई होल होगा, किसी डेप्थ पे वो एक होल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टैंक है आपका जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इस बड़े से जो टैंक का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैपिटल ए है, और इसमें एक होल क्रिएट किया गया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा सा है, स्मॉल ए मैंने नाम दिया है। तो इससे आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जो वाटर ई फ्लक्स इसको हम लोग बोलते हैं, तो जो इससे जो ई फ्लक्स बाहर आ रहा है उसका स्पीड कितना होगा, तो आपको निकालना बिल्कुल आसान है। देखिए बर्नौलीज इक्वेशन एक तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन ही है। तो जो भी हम लोग काइनेमेटिक्स में फार्मूला पढ़ते हैं कि कोई बॉडी को फॉल करवाने पे कितना टाइम लेता है, कितना स्पीड होता है, वो सारा फार्मूला एक तरीके से यहाँ पर वैलिड हो जाता है, क्योंकि ये भी बर्नौलीज इक्वेशन बस फ्लूइड्स के लिए एनर्जी कंजर्वेशन है। तो आपको फार्मूला जो इजीएस्ट तरीका है इसको याद रखने का, याद रखिएगा कि जो इस पॉइंट से जो पानी बाहर आएगा उसका स्पीड ज़्यादा हुआ एज कम्पेयर टू जितने स्पीड से वो पानी नीचे जा रहा है, क्योंकि आपका एरिया बड़ा है। तो आप बोलें कि V2 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 2GH, मतलब अगर H हाइट तक ये पानी यहाँ फिल है तो आपका जो यहाँ से जो वाटर का इफ्लक्स होगा उसका जो वेलोसिटी होगा वो फॉलो करेगा V2 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 2GH। अब यहाँ पर क्या बोलता है कि आपको क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज़्यादा बड़ा नहीं हो, ये एरिया ज़्यादा इससे बड़ा नहीं हो, तो आपको एक दूसरा यहाँ पर 2 अननोन है V1 और V2, तो यहाँ निकालेंगे कैसे। आपको अगर V2 निकालना हो तो फिर सेकंड इक्वेशन यूज कीजिए यहाँ पर, क्योंकि इस इक्वेशन में आपका 2 अननोन है। ध्यान सुनिएगा, इस इक्वेशन में 2 अननोन है आपका V1 और V2 है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए आप यूज कीजिए A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। जिसको भी कैलकुलेट करना हो उसका वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए और दूसरा वैल्यू आपका निकल जाएगा, राइट। तो ये आपका 2 इक्वेशन हो गया, एक हो गया इक्वेशन ऑफ, ये आपका बर्नौलीज इक्वेशन से आया, और दूसरा आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आएगा। तो यहाँ पर आप वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वही इसका एरिया जो टैंक का क्रॉस सेक्शन एरिया हो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाए और बॉटम में आपने होल बहुत ही छोटा रखा है, तो आपको पता होगा कि जैसे ही अगर ये एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और बॉटम में उसके एक छोटा सा होल रखा है आपने, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो ये वाटर लेयर है वो नीचे जाते हुए नहीं दिखेगा, मतलब उसका स्पीड 0 दिखेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो टैंक है वो खाली हो रहा है, पानी बहुत ही धीरे धीरे नीचे जाते हुए आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ से पानी आ रहा होगा। तो वैसे केसेस में आपको क्या करना है कि इसका जो V1 है उसका वेलोसिटी 0 कर देना है, जो जिस वेलोसिटी से पानी नीचे जा रहा है उसका आपका वैल्यू 0 होगा, तो उसको आप 0 पुट किए तो आपका V2 का जो वैल्यू होगा जिससे पानी बाहर आएगा आपका होल के थ्रू, वो आपको हो जाएगा √2GH। सिंपल सी बात है कि आप 0 वेलोसिटी से ड्रॉप करते थे किसी भी स्टोन को, तो H हाइट नीचे पहुंचने के बाद उसका वेलोसिटी √2GH हो जाता है। तो ये भी केस वैसे ही है। तो जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स हो जाए इस केस में √2GH, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट हर जगह बताते रहता है। इसको हम लोग टॉर्सली लॉ ही बोलते हैं, जो आपका वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स देता है √2GH। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। आपसे पूछता है कि अगर हम लोग किसी हाइट, अगर हम लोग H हाइट तक वाटर को फिल करते हैं और यहाँ से Y हाइट पे एक होल क्रिएट किया जाए, ग्राउंड से Y हाइट पे एक होल क्रिएट किया, तो आपसे पूछता है कि
रेंज कितना, इस जो वाटर इफ्लक्स का है उसका रेंज कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि इसका हम लोग अगर वेलोसिटी निकाल लेते हैं, इसका अगर हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते हैं और टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस है एक तरीके से, तो टाइम ऑफ फ्लाइट से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग फटाफट देखते हैं इसको कि रेंज जो होगा वेलोसिटी इनटू टाइम आपका हो जाएगा। वेलोसिटी आपका √2gh, इस फॉर्मूले को मैं फिर से यूज कर रहा हूँ। जो वेलोसिटी होगा इस हाइट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वाटर यहाँ से कितना हाइट ऊपर है उस पर आपका वेलोसिटी डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो लेयर है वाटर का वही आपका यहाँ पर प्रेशर देता है। उसी प्रेशर के कारण यहाँ पर पानी के पास जो वाटर है या लिक्विड है उसके पास से स्पीड आता है, राइट। तो आपका जो लिखना है वेलोसिटी होगा √2g इंटू दिस h, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है इस हाइट पे डिपेंड करता है। और टाइम ऑफ फ्लाइट अगर याद रखिए कि अगर हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल किया करते थे तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता था इस हाइट पे डिपेंड करता था y पे, और लिखते थे √2y/g अगर आप y हाइट से किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते थे। तो वही मैं यहाँ पर किया गया है, और इससे जो वैल्यू आएगा 2 टाइम्स ऑफ √y इंटू h माइनस वाई। h जो है टोटल हाइट है, y जो है होल का हाइट है, राइट। आपको इसको ध्यान इसको याद नहीं रखना है, बल्कि आपको प्रोसेस को याद रखना है। यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको काइनेमेटिक्स में ही ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलते रहते हैं, तो आपको ये तरीका तो याद रखना है। बस आपका यहाँ नया ये यूज हुआ है यहाँ पर कि किसी भी डेप्थ डी पे हम लोग इफ्लक्स का वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो यही आपका नया यूज हुआ है। ये आपका हम लोग काइनेमेटिक्स में भी हम लोग पढ़ते थे, तो आपको यहाँ से लिया गया है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर याद रखना है कि आपसे पूछता है किस पॉइंट पे होल किया जाए कि आपका रेंज मैक्सिमम और मैक्सिमम रेंज कितना होता है। तो याद रखिएगा कि आपको होल एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे करना है, मतलब h/2 पे करना हो, ताकि आपका रेंज मैक्सिमम हो। होता क्यों है, क्योंकि आप h/2 पे सबसे ज़्यादा आपका वेलोसिटी और टाइम ही आपका मिलेगा, दोनों को ऑप्टिमम रखना है। तो जैसे आप ऊपर जाते हैं तो वेलोसिटी कम जाता है, इससे अगर आप नीचे आएंगे तो उसको गिरने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं एक कन्वीनियंस पॉइंट बीच में लूँगा, बीच में करने से आपका वेलोसिटी भी सफिशिएंट है और इसको गिरने के लिए टाइम भी एनफ मिलेगा। तो बीच में होल करने से आपका रेंज मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम रेंज का जो वैल्यू होता है हाइट ऑफ टैंक के बराबर, मतलब जितने हाइट तक आपने वाटर फिल किया है उतने हाइट के बराबर होता है आपका मैक्सिमम रेंज। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इससे आप ऊपर जाएंगे तभी रेंज घटेगा, इससे आप नीचे जाएंगे तभी रेंज घटेगा, और रेंज सिमेट्रिकल होता है, मतलब अगर आप 1 मीटर ऊपर जाते हैं या 1 मीटर मिड पॉइंट से नीचे आते हैं, दोनों केस में आपका रेंज का वैल्यू सेम ही होने वाला है, सिमेट्रिकल यहाँ पर होता है। चलिए, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है टाइम टू एम्प्टी द टैंक। तो यहाँ पर मैंने ये माना है कि ये एरिया जो ए है वो स्मॉल ए कंपेरिजन में बड़ा ही है, लेकिन उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो उस केस में हम लोग को निकालना है कि टाइम कितना लगेगा इस टैंक को पूरा एम्प्टी होने में, जो कि टैंक भरा हुआ है h हाइट तक, स्मॉल h हाइट तक। सपोज कीजिए पानी जो भरा हुआ है कितने हाइट तक, स्मॉल h हाइट तक आपका पानी भरा हुआ है, तो आपको निकालना है। तो टाइम टू एम्प्टी द टैंक, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आपका इंटीग्रेशन आता है। मैंने इसका वैल्यू याद रखा है कि टाइम जो होता है कैपिटल ए बाई स्मॉल ए। ऑब्वियस सी बात है कि जितना ये एरिया बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि टैंक बड़ा होगा, और जितना स्मॉल ए आपका बड़ा होगा, या ये बोलिए कि जितना स्मॉल ए छोटा होगा टाइम फिर से उतना ही ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप होल जितना छोटा क्रिएट करेंगे उतना ही आपका टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो टाइम होना चाहिए प्रोपोर्शनल टू आपका कैपिटल ए होना चाहिए, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल ए होना चाहिए, क्योंकि इसके स्मॉल ए के बढ़ने से टाइम घटने लगेगा। स्मॉल ए के बढ़ने से टाइम क्या होना चाहिए, घटने लगेगा। तो इस तरह से है आपका इंटू √2h/g। अब देखिए इसमें भी क्या है कि √2h/g ये आपने कभी सुना होगा, आपका जब हम लोग काइनेमेटिक्स डिस्कस करते हैं, अगर किसी बॉडी को एक साइड से ड्रॉप किया जाता है तो वहाँ भी टाइम √2h/g। तो ये फॉर्मूला काफ़ी कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल ए बाई स्मॉल ए आपको ध्यान रखना है। आपको ये भी एक तरीके से ऐसे सोच सकते हैं कि अगर मान लिया कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो होल का साइज है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर हो जाए। मतलब आप मान लीजिए कि एक बड़ा सा एक टैंक है आपका, और पूरा का पूरा मैं बॉटम नीचे से खोल देता हूँ। तो अगर पूरा का पूरा मैं बॉटम नीचे से खोल दूंगा तो पूरा का पूरा पानी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आ जाएगा। उसको गिरने का जो टाइम लगेगा वो √2h/g लगेगा, क्योंकि आपने जीरो वेलोसिटी से किसी चीज़ को अगर ड्रॉप करते हैं तो h हाइट नीचे आने में उसको टाइम लगता है √2h/g। तो कैपिटल और स्मॉल अगर इक्वल होना चाहिए हो जाएगा, तो आप सोचिए कि आपका जो टाइम लगने वाला होगा √2h/g लगने वाला होगा। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे
टाइम होता है ए कैपिटल ए बाई स्मॉल ए इंटू अंडर 2h बाई जी। अब इसमें पूछता क्या है, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आपसे पूछता है कि टैंक का फर्स्ट हाफ खाली होने में और सेकेंड हाफ खाली होने में कितना कितना टाइम लगेगा। तो देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वहाँ इन लोगों का क्वेश्चन होता है। तो फर्स्ट हाफ खाली होने में आपको देखिए, आप ऐसा कीजिए कि मान लीजिए कि टैंक एच हाइट तक फिल है, तो टी जो होगा T1 उसको मैं नाम दूं, तो मैं बोलूँगा कि कैपिटल ए बाई स्मॉल ए इंटू अंडर 2, अगर मान लीजिए कैपिटल एच तक है फिल हुआ, तो अंडर 2h बाई जी। ये जो टाइम है ये पूरा टैंक खाली होने का टाइम है, राइट। ये क्या है टाइम, पूरा टैंक खाली होने का। ये मान रहा हूँ कि कैपिटल ए बहुत बड़ा होता है इस केस में, तभी हम लोग ये फॉर्मूला यूज करें। अब इनफाइनाइट नहीं, बड़ा होने का मतलब ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट आपको लेना है, 10 गुना 15 गुना आपका काफ़ी होता है कैलकुलेशन के लिए। और अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि आधे इस हाइट को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, इस हाइट को खाली होने में टाइम कितना लगेगा। तो इस हाइट को खाली होने में आपका जो लगने वाला होगा वही h का वैल्यू h/2 पुट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ निकलने में 2h बाई जी हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ जब खाली होने का तो खाली होना होगा, तो जो हाइट होगा पानी का हम लोग कहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, इस h हाइट से, इस हाइट से आप काउंट करना शुरू करें। तो T2 का जो वैल्यू होगा, जो नीचे का हाफ खाली करने का जो टाइम होगा वो होगा कैपिटल ए बाई स्मॉल ए इंटू अंडर 2 टाइम्स ऑफ h/2 इंटू जी। तो आप इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका डेल्टा टी जो हो जाएगा वो T1 माइनस T2, दिस विल गिव यू द टाइम टू एम्प्टी द फर्स्ट हाफ ऑफ द टैंक। ठीक है, क्योंकि मैंने T1 यहाँ से यहाँ तक आने का पानी का टाइम निकाला है और T2 जो है यहाँ से यहाँ निकालने का पानी को खाली होने का टाइम निकाला है। तो T1 माइनस T2 आप कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपका ये कैंसिल हो जाता है और T1 माइनस T2 का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल ए बाई स्मॉल ए अंडर रूट h बाई जी आपका होगा, एक्चुअली आप √2 माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट हाफ खाली होने का। सेकेंड हाफ तो आपका यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। तो इसलिए मैं बोला हूँ कि आप ये फॉर्मूला याद रखिए। ऐसा नहीं कि बहुत लोग याद करना शुरू करते हैं कि फर्स्ट हाफ खाली होने में इतना टाइम लगेगा, इतना, ऐसा नहीं करना है आपको बस याद रखना है कि ये फॉर्मूला याद रखिए और कोई भी पोर्शन आपको पूछे तो पूरा खाली कीजिए, फिर वहां से खाली कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा इतने पोर्शन को खाली होने का, राइट। पहले पूरा खाली करने का टाइम निकालिए, फिर यहां से खाली होने का टाइम निकालिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, राइट। एक बात और ध्यान रखिए कि फर्स्ट हाफ आपका खाली होने में कम टाइम लगेगा, क्योंकि उस केस में पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा, इसलिए इसका स्पीड ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट हाफ खाली होने में कम टाइम लगेगा आपका, सेकेंड हाफ खाली होने में आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे पूछा गया कि अगर आपको 2 लिक्विड का लेयर दे दिया जाए, मतलब ऊपर कोई और लिक्विड है, नीचे कोई और लिक्विड है, उस केस में आपका बॉटम में कोई होल क्रिएट किया जाए, तो आपसे पूछा जाए कि इफ्लक्स का वेलोसिटी कितना होगा। तो दिक्कत नहीं है इसमें दिक्कत ये है कि आपका 2 लिक्विड्स हैं तो डेंसिटी आपका डिफरेंट होगा। तो आप क्या कीजिए कि देखिए जो बर्नौलीज इक्वेशन उसमें सेम डेंसिटी हर जगह मेंशन किया गया है, लेफ्ट साइड और राइट साइड डेंसिटी सेम है। तो बर्नौलीज इक्वेशन हम लोग सेम, जो फ्लूइड सेम है उसी में हम लोग अप्लाई करते हैं, जो सेम टाइप का फ्लूइड है जिसका डेंसिटी क्या है सेम। तो मैं क्या ढूंढूंगा कि फिर से एक बात ध्यान रखना है कि अभी भी टैंक का एरिया जो है काफ़ी बड़ा है, तो मैं बर्नौलीज इक्वेशन इस पॉइंट 1 और इस पॉइंट 2 जहां से आपका लिक्विड 2 शुरू हुआ है, लेयर आपका खत्म हुआ है अपर लिक्विड का, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन लगाऊंगा। ठीक है, बस यहाँ पर चेंज ये आएगा कि इस पॉइंट का प्रेशर अब P0 नहीं बच जाएगा, क्योंकि P0 तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो इस पॉइंट का प्रेशर जो हो जाएगा P0 प्लस ρGH, ρ1GH1 एक्चुअली हो जाएगा। इस पॉइंट का प्रेशर P0 प्लस ρ1GH1 हो जाएगा। तो ये आपका बस फर्क आ जाएगा, प्रेशर के जगह पे आपको ये पुट करना है, बाकी सारा वही है आपका। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पॉइंट का लिखेंगे आप, तो आपको कितना लिखना होगा, ρ2GH2, आपको ग्राउंड को 0 मानना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ρ2GH2 प्लस काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट का आप लिखते हैं, तो इस पॉइंट पे मैं एरिया को बड़ा मान रखा है, तो इस पॉइंट पे जो फ्लूइड का वेलोसिटी होगा 0 होगा। तो ये आपका प्रेशर टर्म इस पॉइंट का हो गया टोटल, ये आपका हो गया इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ρ2GH2, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी आपका 0 हो गया। यहाँ पर हम लोग बात करें तो पानी जब बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तो बाहर निकलने पे इस पे जो फिर से प्रेशर जो एग्जर्ट होगा एटमॉस्फेरिक हो जाएगा, तो P0 प्लस इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपका 0 हो जाएगा, और इस पॉइंट पे जो फ्लूइड निकल रहे हैं उसका जो काइनेटिक हो जाएगा ½ ρ2, क्योंकि डेंसिटी जो आपका बाहर निकला है लिक्विड का उसका डेंसिटी ρ2 है,
तो हाफ रो टू इंटू वी स्क्वायर आपका हो जाएगा, वेलोसिटी यहाँ से निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। बस आपको याद रखना है कि यहाँ पर का प्रेशर अलग होता है, पी नॉट नहीं बल्कि पी नॉट प्लस रो 1 जी H1 होता है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है आपका क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टाइप जो है आपका ये पूछता है कि अगर टैप से किसी हम लोग टैप को ओपन करते हैं तो स्लोली आप ओपन कीजिएगा। तो शुरुआत में जो ऑब्वियसली लैमिनार फ्लो होता है जिसमें हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का बर्नौलीज इक्वेशन लगा सकते हैं, तो उस केस में आप देखेंगे कि जैसे ही आप टैप को ओपन करते हैं तो पानी जब नीचे आता है तो नैरो होते जाता है, वो पतला होते जाता है उसका। तो वही आपसे पूछता है कि इस पॉइंट पे आपका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, आपका एच हाइट देगा कि कितना हाइट के नीचे आप वो उससे पूछ रहा है। तो दिक्कत की बात नहीं है, आपको सिंपली वेलोसिटी निकालिए यहाँ पर कि यहाँ पर अगर पानी निकल रहा है V1 वेलोसिटी से तो V2 यार यहाँ पर अगर पानी का वेलोसिटी V2 है आपका तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 2GH। आपने ये फॉर्मूला काफ़ी बार सुना है, यहाँ भी और यहाँ भी आप सुन रहे हैं, काइनेमेटिक्स में ही फॉर्मूला यूज होता है। तो V2 स्क्वायर इक्वल V1 स्क्वायर प्लस 2GH और फिर आपका A1 V1 इक्वल टू A2 V2 अप्लाई कीजिए। यहाँ से आपका V1 आपका दिया है तो V2 निकल जाएगा और V2 निकल जाएगा तो आपका A1 आपका पता है, टैप का एरिया आपका पता है, V1 पता है, तो A1 V1 पता है, V2 अब पता हो गया तो A2 पता चल जाएगा कि मतलब यहाँ पर एक कितना नैरो हो जाएगा। जितना स्पीड बढ़ते आता है उतना ही नैरो होते जाता है, क्योंकि आपका ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये बताता है कि वेलोसिटी बढ़ने से क्रॉस सेक्शन एरिया आपका कमता है। लिक्विड का जो जेट होता है, जो पानी का पानी जो नीचे गिरता है उस केस में जितना आप स्पीड नीचे बढ़ते जाएंगे, जितना उसका स्पीड नीचे बढ़ते जाएगा उतना उसका एरिया पतला होता जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पतला होता जाएगा, राइट। तो चलिए इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ से 2 इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं लास्ट पॉइंट पे, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है आपका वेंचुरीमीटर होता है। वेंचुरीमीटर आपका फ्लूइड का फ्लो रेट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। वेंचुरीमीटर का शेप ऐसा होता है, जो पाइप होता है उस ओरिजिनल पाइप को कट कर ये बीच में आपका घुसा दिया जाता है। इसमें क्या है कि ये एरिया जो है ओरिजिनल पाइप के बराबर ही है, लेकिन ये एरिया आपका नैरो रहता है। तो ये एरिया नैरो रहता है तो यहाँ पर क्या हुआ कि फ्लूइड जो है इसमें एक होल्स क्रिएट किए रहते हैं, उस होल से आपका फ्लूइड ऊपर जाने लगता है। क्यों ऊपर जाने लगता है? क्योंकि अंदर पानी के अंदर आपका प्रेशर है। ये तब तक ऊपर जाता रहेगा जब तक कि आपका इसका प्रेशर इतना ना हो जाए कि वो इससे नए फ्लूइड जो नया लिक्विड है उसको बाहर आने से रोक दे। तो ऊपर से एक काफ़ी हाइट ऊपर चला जाएगा तो उसके कारण उस पर लोड जो है, इसका लोड बढ़ते जाएगा, इस पानी का लोड बढ़ते जाएगा, या बोलिए कि प्रेशर आपका बढ़ते जाएगा। उससे कारण कोई नए लिक्विड को इसके अंदर घुसने नहीं देगा। सेम चीज़ यहाँ पर ही होगा। तो दोनों में जो पानी का लेयर है या ये बोलिए कि फ्लूइड का लेयर है वो अप होते जाएगा और एक स्टेबल पॉइंट पे पहुँचने के बाद हम लोग सपोज कीजिए कि मानते हैं कि इस पर आपका H1 हाइट तक राइज किया, इसमें आपका H2 हाइट तक राइज किया है, यहाँ पर हाइट ज़्यादा होगा। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक बात तो है कि स्पीड कम होगा, ये नैरो सेक्शन है, यहाँ स्पीड ज़्यादा है। तो लोग सोचते हैं कि ये नैरो है तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ेंगे तो यहाँ बोलता है कि P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर का जो वैल्यू होता है कांस्टेंट होता है। तो ये दोनों जो लिक्विड्स हैं इसमें बात करें, दोनों सेक्शन में आपका पानी का तो हाइट जो है ग्राउंड से ऊंचा ही है, क्योंकि इसको सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर रखा गया है। तो ग्राउंड से हाइट दोनों का ऊंचा है, तो ये तो आपका कांस्टेंट हो गया। अब सोचिए कि अगर प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कांस्टेंट है, मतलब मैं ये बोलूँ कि किसी पॉइंट पर अगर मैं वेलोसिटी बढ़ाता हूँ तो वहाँ पर का प्रेशर कम जाएगा, क्योंकि इस दोनों का समेशन आपका दोनों को ऐड किया तो एक कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, जो कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे वो दोनों वैल्यू आपका सेम होनी चाहिए। तो अगर आप v को बढ़ाएंगे, वेलोसिटी को बढ़ाएंगे, तो ये टर्म आपका बढ़ेगा तो ये टर्म घटते जाएगा। तो देखिए कि यहाँ पर फ्लूइड का स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ पर मतलब प्रेशर कम होगा, प्रेशर एक्चुअली यहाँ पर ज़्यादा होगा। ये कन्फ्यूजन आपको ध्यान रखना है कि बर्नौलीज इक्वेशन ये बोलता है कि अगर आपका फ्लूइड का वेलोसिटी बढ़ता है तो उस पॉइंट पे प्रेशर घटता है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि यहाँ पर लोगों को ऐसा लगता नहीं, लेकिन ऐसा होता है। एक्चुअली आप यहाँ पर इसको नैरो करेंगे तो आप क्या करोगे कि पानी को इधर इस साइड ब्लॉक कर रहे हैं, तो अगर पानी को इस साइड ब्लॉक करें तो यहाँ पर पानी एक्युमुलेट होते जाएगा और यहाँ पर का प्रेशर बढ़ते जाएगा। आप ऐसे सोचिए, आप यहाँ पर अगर नैरो करेंगे, आप होल्ड करेंगे पाइप को, नैरो होते जाएगा उसके कारण, और नैरो होने के कारण यहाँ पर पानी जमा होते जा रहा है, तो जमा होते जा रहा है तो इस साइड का प्रेशर बढ़ते जाएगा, ये फटने लगेगा सेक्शन, ऐसा सोच सकते हैं।
जहाँ स्पीड कम वहाँ प्रेशर ज़्यादा, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा या स्पीड ज़्यादा वहाँ पर का प्रेशर कम होता है। चलिए हम लोग अब बात करते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला है फिर से वही फार्मूला आपका आने वाला है कि यहाँ आपका V2 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 2GH। एच जो है आपका डिफरेंस इन द हाइट है, जो लिक्विड लेवल जितने हाइट तक राइज किया उसका डिफरेंस इन द हाइट वाटर लेवल है आपका। और आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप यूज करेंगे तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, आप इसको पुट करेंगे तो ये आपका फार्मूला फिर से आपको मिल जाएगा, राइट। हर जगह वही करना है। एक तरीके से अब 3 जगह आ चुका है, यहाँ यहाँ और एक आपका यहाँ आ चुका है, ठीक है। हर जगह आपका वही आ रहा है चीज़। एच जो है आपका डिफरेंस इन द हाइट है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड जो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन है वो मैग्नस इफेक्ट है। मैग्नस इफेक्ट आपका बॉल को स्विंग करवाने हैं एयर में। कुछ जो स्पिनर होते हैं वो क्या होते हैं कि बॉल को एयर में आपका स्विंग करवाते हैं। उनका रीज़न यही रहता है कि जैसे से बॉल अगर आपका आगे आता है वो रोटेट करते रहता है, तो बॉल जो है आगे आपका जा रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इस अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस साइड का जो एयर का स्पीड है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और इस साइड का बॉल को रोटेशन के कारण इस साइड का जो एयर का स्पीड है उसका स्पीड कम जाएगा। आप सोचने की कोशिश कीजिए, बॉल ऐसे आपका घूमते हुए जा रहा है आपका, तो इस साइड का एयर का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, इस साइड आपका एयर का स्पीड कम जाएगा क्योंकि बॉल आपका आगे जा रहा है। तो अगर सिंपली आगे जाता बिना घूमे हुए, तो सिंपली अगर आगे जाता तो उस केस में दोनों साइड का एयर स्पीड इक्वल होता। लेकिन अगर ऐसे घूमते हुए जा रहा है तो इस साइड के एयर को आपका स्पीड दे देगा, वो सपोर्ट करेगा आपका मूव करने में, और इस साइड के एयर के स्पीड को कम कर देगा। तो इस साइड अगर एयर का स्पीड कमेगा तो आपका, अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि जैसे ही स्पीड कमता है तो प्रेशर बढ़ता है, तो इस साइड से प्रेशर बढ़ जाएगा, इस साइड से प्रेशर कम जाएगा। तो बॉल आपका है तो इस साइड से ज़्यादा प्रेशर फील करने पे ऐसे वो घूम जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो यही आपका मैग्नस इफेक्ट है, स्पिनिंग ऑफ बॉल को एक्सप्लेन करता है आपका। ऑटोमाइजर है आपका, जो आप सैलून में आप जाते होंगे तो देखते हो कि वो आप पे पानी का छिड़काव मारता है, तो उसको हम लोग ऑटोमाइजर बोलते हैं। उसमें भी यही तरीका यूज होता है कि इस पाइप से उसको पानी को ऊपर नीचे ऐसे करता है, आपका इसको सक करता है, तो यहाँ से जैसे ही वो प्रेस करता है तो यहाँ पर क्या एयर का स्पीड आपका बढ़ जाता है। एयर का स्पीड बढ़ने के कारण क्या है कि प्रेशर घट जाएगा आपका। प्रेशर घटने से क्या होगा कि पानी इसके ऊपर चढ़ा जाएगा, पानी इसके ऊपर चढ़ जाएगा आपका, और उसको इस नोजल से हम लोग बाहर फेंक देंगे। सिंपल सी बात है। आप इसको ऐसे आप सक कर आप इसको जब पुश करेंगे तो यहाँ पर का एयर का स्पीड हाईएस्ट, यहाँ पर का जो एयर होगा वो हाई स्पीड पे होगा, उसके कारण जो है प्रेशर कमेगा। प्रेशर करने से पानी जो है ऊपर चढ़ने लगेगा और वो आपका नोजल से बाहर निकल जाएगा। एयरप्लेन में भी सेम तरीका होता है कि एयरप्लेन जब उसको टेक ऑफ करना होता है, लैंड करना होता है, अपने जो विंग्स है उसको आपको ट्विस्ट करता है। उससे होता क्या है कि वो जो एयर है, सपोज कि विंग्स को ऐसे किए हो तो यहाँ पर के एयर को रोक रहा है, मतलब स्पीड कम कर रहा है। अगर स्पीड कम का है तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा, उसके कारण प्रेशर यहाँ से बढ़ने के कारण ये ऊपर लिफ्ट हो जाएगा, उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, वो ऊपर लिफ्ट हो जाएगा। आप इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ सकते हैं। टॉपलिंग ऑफ रूफ टॉप भी यही होता है आपका, इसी पे बेस्ड है आपका कि अगर सपोज कीजिए कि कोई एक झोपड़ी है, सपोज कीजिए, और आंधी अभी चल रही है, ठीक है। तो आंधी चलने से होता क्या है कि अंदर जो एयर है वो पैक होकर उसका स्पीड घट जाएगा आपका, और बाहर का जो एयर है उसका स्पीड वही रहेगा आपसे। तो यहाँ अगर एयर का स्पीड घटेगा तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ने से जो नेट फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ एक्सपीरियंस करेगा, उसके कारण जो इसका रूफटॉप होता है वो उठ जाता है, टॉपल कर जाता है। सिंपल सी बात है कि अंदर का एयर पैक हो जाएगा, स्पीड कमेगा एयर का, स्पीड कमने से अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा और बाहर का प्रेशर आपका घट जाएगा, क्योंकि एयर आपका बाहर मूव कर रहा है। उसके कारण नेट फोर्स ऊपर एक्सपीरियंस करेगा, उसके कारण रूफ जो है टॉपल कर जाएगा। तो इसमें इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्लूइड के अदर प्रॉपर्टीज, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी को डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।